Hi everyone, my name is Devang, and in this particular video we will be exploring about strings. Okay, so in the previous video lectures we discussed about arrays. Then we discussed about like space and time complexity. What is space and time complexity? Then we discussed about something which is known as recursion. We did some problems on recursion. We saw PMI and all that. We did up to that part of the course, like of the DSA part. Now we will proceed our journey towards strings. Okay. String is a very useful data structure when we do some problems, and it is involved in many problems, such as there is a very famous question to generate all the substrings of a given string. This can be also done with the help of a recursion. So to understand string is a very important part. Okay, so let me just give you a quick introduction about strings. Let's talk about English language first. English language. Okay, English language. आई विल जस्ट अभी के लिए मैं सिर्फ लोअर केस अल्फाबेट्स की बात करूँ, जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी, बाकी भी होते हैं लेकिन अभी समझाने के लिए मैं सिर्फ लोअर केस अल्फाबेट्स की बात करूँगा. हमारे पास 0 to 26 है, हमारे पास 26 अल्फाबेट्स, जैसे कि ए बी सी डी 1 to 26 अल्फाबेट्स हैं हमारे पास. अब अगर मैं किसी भी 2-3 अल्फाबेट्स को जोड़ता हूँ तो क्या बनता है, जैसे मान लो मैंने जोड़ दिया HELLO को. अभी मैंने कहा था कि मैं सिर्फ अभी स्मॉल केस की बात कर रहा हूँ. तो अगर मैं जोड़ता हूँ HELLO को तो ये क्या बन जाता है, मेरा एक वर्ड बन जाता है हेलो. ये मेरा एक वर्ड बन गया. तो मैंने क्या किया, मैंने अल्फाबेट्स को यूज करके एक वर्ड बनाया. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं 2-3 वर्ड्स को जोड़ देता हूं. जैसे मैंने लिया लेट्स एग्जांपल, आई हैव अ ब्लैक बोर्ड. तो ये एक सेंटेंस बन गया. ये एक सेंटेंस बन गया हमारा. ये तो सिंपल सी बात है, चलो वैसे ही मैं एक बार एग्जांपल करने के लिए करा रहा हूँ, बट तो सिंपल सी बात है, हमको पता है यार ये सेंटेंस बन गया. ठीक है, ये एक सेंटेंस बन गया. उसी तरीके से स्ट्रिंग की जब हम बात कर रहे होंगे तो हम लोग उसके अंदर कुछ भी कंसीडर कर, मतलब बेसिकली अगर मैं स्ट्रिंग को बोलूँ तो स्ट्रिंग एक सेंटेंस है. स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है बेसिकली स्ट्रिंग. ये है. अब ये कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज ये वाले कैरेक्टर्स ए बी, big A, big B, some other kind of character that fall in under the sky range. लेकिन स्ट्रिंग के साथ हमारे को एक फ्रीडम भी मिलती है. जैसे स्ट्रिंग अगर मैं कहता हूँ कि जैसे लेट्स से दैट आई कॉल डेटा, ये एक मेरी स्ट्रिंग है. ठीक है, अब मैं कहता हूँ डेटा साइंस, दिस इज ऑल्सो माई स्ट्रिंग, ये भी मेरी एक स्ट्रिंग है. करेक्ट. अगर मैं कहता हूँ डी, ये भी मेरी स्ट्रिंग है. तो मेरे पास एक फ्रीडम है कि मैं एक कैरेक्टर को यूज कर सकता हूँ, मैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को यूज कर सकता हूँ, मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज करता हूँ स्ट्रिंग में. तो स्ट्रिंग में मेरे पास ये एक जो है पर्टिकुलर फ्रीडम होती है. तो स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा समझ में लगा कि स्ट्रिंग क्या होती है. बेसिकली अगर तुम लेमन लैंग्वेज बोलो तो स्ट्रिंग को कह सकते हो इट इज अ सेंटेंस. ओके, बट यू कैन नॉट से दैट ए इज अ सेंटेंस, पर्टिकुलर ए, बट हियर आई कैन से दैट डी कैन बी अ स्ट्रिंग. ओके, हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे को फ्रीडम है. उसके पहले लेट्स बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर आई वांट टू टॉक अबाउट न्यूटन स्कूल, बिकॉज ऑफ दैट दिस कोर्स वाज पॉसिबल. सो व्हाट इज अ न्यूटन स्कूल? न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म from where you can learn and gain skills to be placed in any company, and the main part is that you have to pay zero fee until you are you have to pay zero fee until you are placed. Okay, so there are around 300 plus companies which Newton School has tied up with, such as Unacademy, and then we have Snapdeal, and many more companies are there, and you get an assured package of 5 lakh to 40 lakh CTC. Okay, and there are many advanced teachers in the Newton School platform from where you can learn many things. Okay, so there is a 6-month course of web development. Basically from scratch to advanced, you learn them all and you can become the what industry needs, so you can become good in that. Okay,
So under Newton School has launched a particular section, like it has taken an initiative called Launchpad. Under Launchpad, all the courses are available free to you. They are absolutely free. Okay, and you learn that like this course is also available under the Launchpad section of Newton School site. So if you go under that section and you watch this course over there, you get a certificate of completion. All the exercises and questions are backed upon there, and you can just learn. And there is also 24/7 doubt support. So this was all about the Newton School. Now let's continue our journey to strings. We will be talking about particular STL, C++ STL, standard template library. It contains strings. In Java also there would be strings, and in Python also there would be some kind of data structure which can hold strings. So basically let's forget about C++ STL. Let's talk about string. String की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? जैसे अगर तुमने याद है, तुमने एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था एरे स्टार्टिंग में. तुमने स्टार्टिंग में एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था एरे के बारे में. ये एरे है. तो एरे के अंदर मैंने कहा था कि हम यहाँ पे होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. होमोजीनियस का मतलब क्या है कि या तो ये तुम्हारा जो डेटा टाइप है, या तो तुम्हारा इंटीजर हो, प्रॉपर इंटीजर हो. अगर इंटीजर नहीं तो प्रॉपर फ्लोट हो. अगर फ्लोट, वैसे तो फ्लोट नहीं तो या तो तुम्हारा कैरेक्टर हो. मतलब सारा कुछ सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंट है, एक फ्लोट है, एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग है. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर होमोजेनिटी. कहते हैं ना होमोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, तो एक होमोजीनियस होना चाहिए. अब अगर मैं पहले बात करता हूँ लेट्स से इंटीजर की, तो मेरा एरे कुछ ऐसे दिखता था पिछली क्लासेस में. 10, 20, 30, 40, 50. ये बेसिकली एक इंटीजर एरे है. ठीक है. उसी तरीके से हमारे पास डबल एरे भी हो सकता है. या अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर एरे की. बेसिकली कैरेक्टर एरे क्या है? इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर होंगे हर एक बॉक्स में कैरेक्टर स्टोर होंगे. जैसे यहाँ पे ए स्टोर हो रहा है, यहाँ पे बी स्टोर हो रहा है, सी स्टोर हो रहा है, डी, ई. हर बॉक्स में कैरेक्टर स्टोर हो रहे हैं. तो याद करो जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, हमने कहा था कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या सिंगल कैरेक्टर को भी हम स्ट्रिंग में कंसिडर कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग. सो कैरेक्टर एरे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग. बेसिकली जो स्ट्रिंग की इंटरनल इंप्लीमेंटेशन होती है ना, जो इंटरनली स्ट्रिंग काम करती है, वो कैरेक्टर एरे के साथ ही काम करती है. ठीक है. क्या होता है कि हमारा जो इसके लास्ट में ना एक नल कैरेक्टर होता है जो बताता है कि यार ये एंड हो गई है यहाँ पे स्ट्रिंग, और इसकी भी सेम इंडेक्सिंग एरे की होती है. जैसे 0, 1, 2, 3, 4. अगर जैसे मान लो स्ट्रिंग का नाम है एस, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, ये सब कुछ तुम कर सकते हो. नल कैरेक्टर के लिए यूज होता है. नल कैरेक्टर होता है टर्मिनेट करने के लिए. जैसे तुम अगर मान लो तुम ट्रैवर्स कर रहे हो इस एरे के अंदर, तो तुमको पता करना है कि स्ट्रिंग का साइज कितना है. वैसे तो तुमको अगर तुम कैरेक्टर एरे यूज करो तो तुमको पता होगा कहाँ पे टर्मिनेट करे, कितना साइज है. बट लेट्स से कि तुमको नहीं पता, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि वाइल जब तक तुम्हारा नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, नॉट नल, ऐसा कोई कैरेक्टर हम यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट करते रहो स्ट्रिंग को. तो नल कैरेक्टर तुम्हारा एक बैरियर की तरह काम करता है. जब तुम स्ट्रिंग यूज करते हो, लेट्स से तुमने C++ में स्ट्रिंग यूज करी है, तो वो एक तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर एरे इंप्लीमेंटेशन होती है अंदर, और वो खुद ही ये सब हैंडल कर देता है नल कैरेक्टर के बारे में और कैसे हम लोग करते होते हैं. ठीक है. जनरली एक चीज हमको याद रखने वाली ये है कि अगर हम किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, जैसे ए. ठीक है. अब ये ए जो है ये ऐसे मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, इसकी स्काई वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है. और जब तुम कंपैरिजन करते हो वो भी स्काई वैल्यूज के साथ ही होता है. जब स्ट्रिंग्स हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें हम डबल कोट्स लगाते हैं. ये एक सिंपल सा रूल है. अगर मतलब इट कैन वेरी फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, बट C++ में ऐसे पर्टिकुलर कंसिडर करते हैं. ठीक है. अब जैसे मान लो तुमने स्ट्रिंग डिफाइन करी, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड. तो तुम्हारी एक स्ट्रिंग बन गई. तुम्हारा एक बेसिकली इंटरनल क्या हो रहा होगा, जब जैसे तुमने ये लाइन लिखी तो एक इंटरनली एक ये ऐसा एक एरे बन जाएगा. इंटरनली क्या होगा, एक ऐसा तुम्हारा एक एरे बन जाएगा. उसके अंदर ऐसा हो जाएगा HELLO. अब ये याद रखना कि स्पेस भी कंसिडर करी जाती है. जो स्पेस है तुमने डाल, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए एक जगह बन गई है, वो कंप्यूटर के लिए एक मेमोरी स्पेस है. WORLD
RLD ऐसा कुछ जो है तुम्हारा हो गया होगा, और लास्ट में तुम्हारा नल कैरेक्टर इंसर्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है C++। बेसिकली जो तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा होगा S0, ये तुम्हारा हो गया S1, ये तुम्हारा हो गया S2, और S3, स्पेस तुम्हारा हो गया S5। तो इसमें भी वही रिलेशन है कि इफ देयर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज n, सो द इंडेक्सेस विल बी फ्रॉम 0 to n-1। सेम रिलेशन है वही वाला, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो रिलेशन हमारा सेम ही जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी कि बेसिक स्ट्रिंग कैसे होती है और कैसे कैसे काम करती है। अब देखते एक बारी कि स्ट्रिंग का इनपुट कैसे कराते हैं। मैं सूडो कोड या C++ में कोड लिख रहा हूँ, तुम इसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि इजी रहेगा। बस तुमको क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कैसे तुम्हारी लैंग्वेज में यूज हो रही है। जैसे मान लो मैं C++ में एरे यूज कर रहा हूँ, क्या पता जावा में लिस्ट हो रही हो, जब पाइथन में लिस्ट हो रही हो, वो डिपेंड करता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। ठीक है, ये देखो हैश इंक्लूड, और यहाँ पे जो अगर हमको स्ट्रिंग को यूज करना तो हमको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अच्छा, तुमको ना एक ट्रिक बताता हूं मैं। इतनी सारी लाइब्रेरीज लिखने से अच्छा ना, अभी तो तुमने थोड़े थोड़े डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, जैसे एक दो पढ़े हैं, लेकिन आगे जाके काफी डेटा स्ट्रक्चर हो जाएंगे, जैसे क्यू, स्टैक। तो अगर तुम उसको इंटरनली इंप्लीमेंट करने बैठोगे ना तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी देखो, लाइब्रेरी क्या होती है, एक प्री रिटन कोड होता है, प्री रिटन कोड। जैसे मान लो कोई प्रोग्रामर है, उसने जो कोड लिखा है उसको उसने लाइब्रेरी में डाल दिया कि तुम भी उस कोड को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना पड़ेगा तुमको। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सिंपली एक लाइन लिख दो, हैश इंक्लूड बिट्स /std C++.h। जब तुम C++ के अंदर ये वाली लाइन लिखोगे ना तो तुम्हारी सारी की सारी लाइब्रेरी इकट्ठी की इकट्ठी इंक्लूड हो जाएंगी तुम्हारे में। तुम्हारा झंझट ही खत्म हो जाएगा कि तुमको हर एक लाइब्रेरी खुद से इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे तुम कर सकते हो। फिर हमारा मेन फंक्शन, हमको पता है कि हमारी जो मेन प्रोसेसिंग होती है वो इसी फंक्शन से स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग एस, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ cins। मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये एक और तरीका होगा मेरे लिए स्ट्रिंग को इनपुट कराने का, cins एंड देन आई एम सेइंग cout s। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पे इनपुट देता हूँ, इस पॉइंट पे मैं इनपुट देता हूँ, मान लो अपने प्रोग्राम को हेलो, तो आउटपुट आ जाएगी हेलो, आउटपुट आ जाएगी हेलो। ठीक है, मैं आउटपुट इसको इनपुट देता हूँ हाय, तो इसकी आउटपुट भी आ जाएगी हाय। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टैटिकली एलोकेट कर रहे हैं। जैसे इसको तो हम लोग बोलते हैं स्टैटिक एलोकेशन, इसको बोलते हैं स्टैटिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन, अच्छा दो तरीके के एलोकेशन होते हैं बेसिकली, एक स्टैटिक एलोकेशन, एक डायनेमिक एलोकेशन। डायनेमिक एलोकेशन का मतलब क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशन का ये मतलब होता है जहां पे तुम लोग अपना जो है डेटा स्ट्रक्चर के साइज को श्रिंक कर सकते हो, या मतलब इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है, जब तुम्हारा प्रोग्राम, जैसे तुमने मान लो एग्जीक्यूट का बटन दबाया, तो वो रैम में आता है, तुमको पता है शुरू से रैम में आता है ना। तो रैम के अंदर बेसिकली 3-4 सेक्शंस होते हैं। एक तो सेक्शन होता है स्टैक का, मैं अभी मेन में सेक्शन बता रहा हूँ। एक तो सेक्शन होता है तुम्हारा स्टैक का, और एक तुम्हारा सेक्शन होता है हीप का। स्टैक क्या होता है, यहाँ पे सारा स्टैटिक एलोकेशन हो रहा होता है। स्टैटिक एलोकेशन जब प्रोग्राम रन करता है ना, तो वो अपने साथ थोड़ी सी स्पेस पहले से लेके चलता है। जो जैसे तुमने मान लो ये डिफाइन किया स्ट्रिंग, तुमने यहाँ पे मान लो इंट डिफाइन किया होता है, तो इंट कितनी स्पेस लेगा, 4 स्पेस। तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, पहले डिसाइड कर लेता है उसको कितनी स्पेस चाहिए इसके लिए, तो वो उतनी स्पेस एलोकेट कर लेता है। अगर मान लो उससे ज्यादा स्पेस तुमने इंक्लूड करी, जैसे तुमको पता है कि तुम एरे का साइज इंक्रीज नहीं कर सकते हो, तुमने एरे का अगर 10 साइज रखा है तो तुम एरे का 10 साइज ही लेके चलोगे। अगर तुम उससे ज्यादा लेके चलोगे तो एरर मार देगा। क्यों? क्योंकि उसने स्टैक के अंदर, जो तुम्हारा स्टैक है मेमोरी का पार्ट, उसके अंदर 10 स्पेस ही लेके चला है वो। तुमको अगर नहीं पता कि तुम्हारा साइज कितना है, तुमको पता है कि यार अगर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मान लो अभी हम पढ़ेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ट्री के अंदर क्या होता है, तुम्हारा ये डेटा अभी पड़ा हुआ है, अब तुमको ही तुमने और इंक्लूड करना है। तो तुमको तो अभी तो आइडिया नहीं है कि कितना इंक्लूड करना है, बाद में तुमको पता होगा। तो उसके लिए हम लोग डायनेमिक एलोकेशन करते हैं, वो यहाँ पे होता है डायनेमिक एलोकेशन। डायनेमिक एलोकेशन में क्या होता है, हम लोग पॉइंटर्स का यूज करते हैं। तुमको ऑलरेडी पता होगा पॉइंटर्स के बारे में, अगर नहीं पता तो एक बार जाके यार देख लेना पॉइंटर्स का भी। ठीक है, पॉइंटर्स क्या करता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा *p, तो इज इक्वल्स टू न्यू
और यहाँ पे कुछ लिखा इंट वगैरह, कुछ भी मतलब मान लो ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे एक इंटीजर के लिए एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। हीप को कंसिडर करो एज अ पूल ऑफ मेमोरी, एज अ पूल ऑफ मेमोरी। हीप तुम्हारी पूल है, उसके अंदर तुम्हारे जैसे एक रिवर टाइप है, उसके अंदर तुमको, इसका नाम नहीं है कोई, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कोई नाम नहीं है, देयर इज नो नेम ऑफ दिस मेमोरी, इसका सिर्फ एड्रेस है, और ये एड्रेस इस पी के अंदर स्टोर्ड है जो कि यहाँ पे है। जब तुम लिखते हो ना स्टार पी इज इक्वल्स टू न्यू, तो एक दो पॉइंटर्स काम करते हैं, एक तो तुम्हारा हीप में चला जाएगा और एक तुम्हारा स्टैक में होगा जिसके अंदर उसका पर्टिकुलर एड्रेस स्टोर हो रहा होगा। अब इसका फायदा क्या है, देखो अभी तो चलो इंटीजर, मान लो इंटीजर एरे ले लेता हूँ मैं, इंटीजर एरे का साइज तुमको नहीं पता, बट इंटीजर का साइज तो पता है ना, पॉइंटर तो इंटीजर टाइप है। अब इंटीजर का लेट्स से दैट तुम्हारा कंप्यूटर इंटीजर का एड्रेस स्टोर करने के लिए 4 बाइट यूज करता है, 2 बाइट यूज करता है, डिपेंड अपॉन स्पेसिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो वो उतनी ही यहाँ पे यूज करेगा, तो तुम्हारा जो है प्रोग्राम उतनी रैम का स्टैक पार्ट लेके चल पड़ेगा, बाकी वो हीप को दे देगा। ठीक है, अब इसका मेन मोटिव क्या था इतना सब कुछ पढ़ने का, हम लोग स्ट्रिंग को एज अ वो यूज करेंगे, डायनेमिक एलोकेट करेंगे। ठीक है, C++.h काफी जगह पे हम लोग डायनेमिक एलोकेट कर रहे होते हैं स्ट्रिंग्स को यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन। ठीक है, और हमने यहाँ पे कर सकते हैं स्ट्रिंग टाइप पॉइंटर, स्ट्रिंग टाइप पॉइंटर s इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, s इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसके साथ देखिए अगर हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग स्टार s, तो रैम में एक पॉइंटर बन गया होगा जो उसका एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से दैट, एक काम करते हैं हम लोग कहते हैं वैल्यू एट s इज इक्वल्स टू हेलो। अगर मैं लिखूंगा ना सी आउट s, तो अब मेरे पास वैल्यू जो आएगी, अब मेरे पास आएगा आंसर उसका एड्रेस, ना कि उसका जो कंटेंट है। अगर मैं करूंगा सी आउट स्टार एस, तो मेरे पास उसकी वैल्यू आएगी हेलो। तो ये बेसिकली डायनेमिक एलोकेट हो गया, तो तुमको डायनेमिक कैसे एलोकेट करना होता है किसी स्ट्रिंग को। अब इसका फायदा क्या है, तुमको नहीं पता स्ट्रिंग का साइज क्या, वैसे तो स्ट्रिंग का साइज वैसे भी जरूरत होती है, लेकिन अगर तुमको मान लो तुम्हारा एक प्रोग्राम ऐसे है कि जब यूजर इनपुट देना तब तुमको स्ट्रिंग एलोकेट करनी है, तुमको पहले से एलोकेट करके नहीं रखनी है, तो वहां पे ये जो चीज तुम्हारी काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक हल्का सा इशू है, वो क्या है, तुमने लिखा इंट मेन, चलो हम स्टैटिक की बात करते हैं, तुमने लिखा स्ट्रिंग एस, तुमने जो है सीन कर लिया इसको, और फिर तुम कर रहे हो सी आउट एस। इसको ना एक बार रन करके देखना अपने पीसी में, इस पर्टिकुलर जो ये है ना, ये पर्टिकुलर तुम्हारा ये, इसको एक बार रन करके ट्राई करके देखना। तुम अगर लिखोगे ना हेलो, तो करेक्ट आउटपुट आएगी हेलो, लेकिन जहां तुमने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो स्पेस वर्ल्ड, इसकी आउटपुट आएगी हेलो। क्यों? क्योंकि सीएन को नहीं पता कि स्पेस के बाद भी कुछ आ सकता है। सीएन क्या कर रहा है, बफर को अपने वॉकआउट कर देता है, बफर को भी चलो रहने देते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर कुछ स्पेस के बाद आ रहा है तो सीएन उसको कंसीडर ही नहीं करता, सीएन नॉट कंसीडर्स एनीथिंग आफ्टर स्पेस। सीएन कुछ भी कंसीडर नहीं करेगा स्पेस के बाद, वो सबको ड्रॉप कर देगा, चाहे जितना तुम्हारा मॉडर्न टेक्स्ट हो, जो स्पेस से पहले तुमने लिख दिया वो कंसीडर कर लेगा। तो इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे हमारे पास तरीके होते हैं, जैसे कि हम लोग मतलब इनिशियली पहले से इनिशियलाइज कर देते हैं, या हम कुछ सीन की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, लेकिन बेसिकली जो काफ़ी ज़्यादा तरीका यूज होता है वो इस तरीके से होता है। अब वो मैं दोबारा फंक्शन लिख रहा हूँ, वैसे होता है गेट लाइन, एक मिनट, ये होता है हमारा गेट लाइन। गेट लाइन किससे लूंगा, सीन कहाँ पे छोड़ूंगा, str। जैसे तुमने लिखा ना, मान लो तुमने लिखा स्ट्रिंग s, तो यहाँ पे लिखूंगा गेट लाइन सीन कॉमा s। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा, तुम्हारा स्ट्रिंग स्टोर कर लेगा। अगर यहाँ पे तुम इसको यूज करोगे ना हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो भी उसको उठा लेगा। तुम यहाँ पे गेट लाइन फंक्शन के साथ तुम अपना कुछ भी खेल सकते हो। तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो और कि तुमको किस पॉइंट में ब्रेक करना है। जैसे मान लो तुमको यूजर डालेगा ये, तो इसके बाद सारा इनपुट नहीं उठाना, वो भी तुम यूज कर सकते हो। तो गेट लाइन फंक्शन काफी हेल्पफुल होता है स्ट्रिंग्स के अंदर। तो स्ट्रिंग्स के अंदर हम ये काफी ज्यादा यूज करेंगे अब गेट लाइन, ताकि हम लोग डिफाइन कर पाए कि कैसे जो है हमारी चीजें चल रही हैं।
तो हमको इस लेक्चर में क्या समझ में लगा, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, हम उसको कैसे डायनेमिक एलोकेट करते हैं, डायनेमिक एलोकेशन कैसे होता है उसका, कैसे उसका स्टैटिक एलोकेशन होता है। एक हमने देखा कि स्ट्रिंग को इनपुट कराने का तरीका क्या होता है, एक तो सीलिन होता है, एक गेट लाइन होता है, ठीक है। ये हमने तरीके जो है स्ट्रिंग के बारे में देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ फंक्शन देख लेंगे स्ट्रिंग क्लास के। बेसिकली है तो क्लास ही ना सी प्लस प्लस में, तो हम लोग इसके कुछ फंक्शन देख लेंगे। और अगर तुमको इस वीडियो का पर्टिकुलर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो, या डाउट सेक्शन में जाके लॉन्च पैड के वहाँ पे जाके कमेंट कर दो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।